वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब बाय अल्पना मैम। आज हम अपना इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 फिनिश करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, इसे जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ना है या फिर क्या पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने देखा था ग्रोथ स्ट्रेटजी, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने 1950 से 1990 के बीच में क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी अपनाई थी, उसने क्या क्या रिफॉर्म किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर ट्रेड में, उन सबके क्या फीचर्स थे वो भी हमने सब पढ़ लिए। अब देखिए भाई, अगर हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी स्ट्रेटजी को, किसी टेक्निक को, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ गुड इफेक्ट होते हैं और कुछ बैड इफेक्ट होते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर 3। तो इसको आज हम फिनिश करते हैं। तो सबसे यहाँ पर पहले दे रखा है गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी। जो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी थी 1950 से 1990 के बीच में, उसके क्या गुड इफेक्ट थे और क्या बैड इफेक्ट थे, मतलब उसमें क्या अच्छाइयाँ थी और क्या बुराइयाँ थी। तभी हमें पता चलेगा कि भाई आखिर जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जब ये स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी तो फिर यही क्यों नहीं चली। 1991 में हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लानी पड़ी, तो उसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इसको फिनिश करते हैं। सबसे पहले दे रखा है गुड इफेक्ट। हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी के गुड इफेक्ट क्या थे, तो सबसे पहले दे रखा है इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत ही, उसमें एक अच्छा काफी पुश आया था, मतलब काफी अच्छा उसमें एक उछाल आया था। जीडीपी इंक्रीज 13%, मतलब 1951 में जो हमारी जीडीपी सिर्फ 13% थी, वो 1990 और 91 में 24.6% तक बढ़ गई। और एनुअल जो हमारा आउटपुट का इंक्रीज था, मतलब हर साल जो हमारा आउटपुट था वो 6% से इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स। ये पूरा कंप्लीट ऑटोमोबाइल्स पर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, हमने बहुत अच्छा उसमें मतलब एक तरीके से अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ था। उन्होंने काफी डेवलप भी किया था, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स। मतलब ज्यादातर जो हमारे डेवलपमेंट हुआ था वो किस में हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही थी, लाइक रोरकेला एंड भिलाई स्टील इंडस्ट्रीज। ये दो इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, मतलब इनका सिर्फ पर्टिकुलर नाम लिया गया है, और भी बहुत सारी हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी जिनका काफी डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ एसएसआई, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मेड अ सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन। हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था, किसमें, एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी में। क्लियर। तो ये तो हमारे गुड इफेक्ट्स। अब हम पढ़ते हैं बैड इफेक्ट्स के बारे में कि हमारी ग्रोथ स्ट्रेटजी के बैड इफेक्ट्स क्या रहे थे। तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हर तरफ जो डोमिनेंस था, जो प्रभुत्व था, वो किसका था, पब्लिक सेक्टर का। हर तरफ गवर्नमेंट का मतलब एक तरीके से राज था। उसके बाद है इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज एंड इनकरिंग ह्यूज लॉसेस। ये सारी बातें पब्लिक सेक्टर के बारे में ही कही जा रही हैं। यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत ही इनएफिशिएंसी से काम कर रहा था, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, बट उसके रिगार्डिंग हमें वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए था। उसके बाद करप्शन, बहुत करप्शन बढ़ रहा था। लीकेज, इंफॉर्मेशन लीकेज होना या अपना रिसोर्सेज का लीकेज होना बहुत ज्यादा हो रहा था। इनकरिंग ह्यूज लॉसेज, ऐसे कई सारे सेक्टर्स थे, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें हर साल लॉस हो रहा था। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लेड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्केयर नेशनल रिसोर्सेज। जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो क्या कर रही थी, हमारे स्केयर नेशनल रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट तरीके से यूज कर रही थी। मतलब हमारे पास, हम सबको पता है जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है, स्केयर है, बहुत कम है, बट उसको हमें एफिशिएंट यूज करना चाहिए। मतलब कम से कम रिसोर्सेज में हमें बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन करके अच्छे से अच्छा आउटपुट देना चाहिए, जबकि पब्लिक सेक्टर ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। वो हमारे रिसोर्सेज को काफी वेस्ट कर रही थी, काफी इनएफिशिएंट तरीके से उसे यूज किया जा रहा था। मतलब रिसोर्सेज तो वो बहुत सारे यूज कर रही थी हर तरफ से, बट उसका रिजल्ट या उसका आउटपुट हमें नहीं मिल रहा था। ठीक है।
उसके बाद है परमिट लाइसेंस राज डोमिनेटेड बाय द बिग प्लेयर्स इन द मार्केट। जो ये परमिट लाइसेंस राज था, मतलब ये जो लाइसेंस वाला जो सिस्टम किया गया था गवर्नमेंट ने कि भाई आप अगर अपना कोई भी एंटरप्राइजेस खोलोगे प्राइवेट सेक्टर तो उन्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप अगर अपने एंटरप्राइजेस को डेवलप भी कर रहे हो, एक्सपेंड भी कर रहे हो, तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या था भाई, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस में जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने करप्शन लेना स्टार्ट कर दिया। तो जिससे क्या हुआ, मार्केट में सिर्फ ये डोमिनेटेड या इनका प्रभुत्व सिर्फ बिग प्लेयर्स का, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था। क्योंकि नॉर्मल एक पर्सन अगर लाइसेंस का इशू मतलब इशू करवाने जा रहा है, लाइसेंस लेने जा रहा है, तो उसको लाइसेंस मिलता ही नहीं था, क्योंकि भाई उनको ब्राइब चाहिए था। ठीक है, तो भाई ब्राइब कौन दे पाएगा? ब्राइब तो वही दे पाएगा भाई जिसके पास काफी सारा अमाउंट है, काफी सारा पैसा है। तो यहाँ पर क्या था, जो मार्केट में जो डोमिनेंस था, प्रभुत्व था किसके अंदर, लाइसेंस परमिट राज के अंदर, वो सिर्फ बिग प्लेयर्स, जो मार्केट जो बहुत भी बड़े लार्ज इन्वेस्टर्स थे, सिर्फ वही थे। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं था। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री से आपको याद आ रहा होगा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया था उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में क्या था, गवर्नमेंट ने कहा था बाहर से चीजें मंगाना बंद कर दो, अपने देश में अपनी कंट्री में उसे डेवलप करो, उसे बनाओ। तो उसका रिजल्ट क्या रहा, इट फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। यहाँ पर क्या था, ठीक है इंडिया में वो चीजें बनाई तो गई, बट उन चीजों का जो स्टैंडर्ड आना चाहिए था, जो क्वालिटी आनी चाहिए थी, मतलब बाहर से जो हम चीज मंगा रहे थे उसकी जो क्वालिटी आ रही थी वो हमारे यहाँ पर बनाए गए सामान में नहीं आ रही थी। मतलब पैसा भी वेस्ट हो रहा था, हम सामान बना भी रहे थे फिर भी उसमें वो क्वालिटी नहीं आ रही थी, बिकॉज हमारे यहाँ वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत ही स्लो टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है, बाहर का जो भी सामान बन रहा है उनके पास वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे रिलेटेड बेटर से बेटर प्रोफेशनल्स हैं काम करने के लिए, वो चीज़ वो करना जानते हैं, वो सीखे हुए हैं। हमने क्या किया, हमने उन चीज़ को जब इंपोर्ट करना बंद किया, अपने यहाँ बनाना स्टार्ट किया, तो पहली बात तो हमें टेक्नोलॉजी मंगानी पड़ी, वो भी इतनी बेटर नहीं थी जितनी की बाहर की। उसके बाद हमें अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़, इतने हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज़ ट्रेंड नहीं थे उस चीज़ को लेकर, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ ने कोशिश तो करी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जो स्पेशलिस्ट है और एक जो फ्रेशर है, उन दोनों के काम में थोड़ा डिफरेंस आता ही आता है। यहाँ पर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन में हमारी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ सामान बनाने की कोशिश तो करी, जिसमें रिसोर्सेज पूरे वेस्ट हुए। उसमें क्या था, वो सामान हमें हमारे यहाँ जो बन रहा था वो हमें इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था, क्योंकि उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी मंगानी पड़ी, लेबर एक्स्ट्रा रखनी पड़ी। ठीक है, फिर लेबर को सिखाना भी पड़ा। उन सबका कॉस्ट मिलाकर जब वो चीज़ हमारे सामने या बनकर आई हमारी कंट्री में, तो उसकी क्वालिटी वो नहीं थी जो हमें इम्पोर्ट करके मिलती, या जितने पैसों में वो सामान हमारे यहाँ इम्पोर्ट हो रहा था उससे ज़्यादा लागत लगाकर भी हमें हमारे देश में वो सामान उस क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो मतलब खर्चा भी बहुत हो रहा था, क्वालिटी भी वो नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत स्लो थी। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ ग्रोथ स्ट्रेटेजी के गुड इम्पैक्ट और बैड इम्पैक्ट। चैप्टर 3 हमारा यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।